Class 9, sorry 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रीयता का होता है। एजुकेशन विथ स्टडी 10। तो सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो एक आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट। A French artist whose light has a dream of the world made by the democracy and social republic। यानी एक फ्रांस के फ्रांस के एक आर्टिस्ट है। ये है फ्रांस के आर्टिस्ट ये फ्रेडरिक सोरियो। इन्हें पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग में क्या ये बताना चाहते हैं कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पीपल जो रेवोल्यूशन के लिए अपने राष्ट्र के ये अलग मतलब फ्लैग लेते जा रही है। ये यहाँ से ऐसे काफ़ी लंबी रैली है। और मतलब ये कहना चाहते हैं गॉड उनको ब्लेस कर रहे हैं कि आप। तो ये फ्रेडरिक सोरियो क्या कहना चाहते हैं कि भगवान भी चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, डेमोक्रेसी में रहें। तो इसलिए ये पिक्चर है। फिर नेशनलिज्म क्या है? A feeling of love or pride for your own nation state। यानी अपने नेशनल स्टेट के लिए एक भावना, राष्ट्रीयता की भावना। अब नेशन स्टेट क्या था? नेशन स्टेट के लिए नेशन स्टेट क्या? इज द वन इन विच citizen shall a sense of common identity, commonness in history common होना चाहिए, कल्चर कॉमन होना चाहिए और लैंग्वेज कॉमन हो जाए। यानी हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज, ये जो तीन चीज़ें होती हैं जिस देश में एक इक्वल होती हैं उसमें देश वो देश एक नेशन स्टेट है। अब है 6 मेन पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर में 6 मेन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। यानी राष्ट्र तक शुरुआत कैसे हुआ? फ्रांस से हुआ। फ्रांस में शुरुआत है। फिर दूसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में इन राष्ट्रीयता का बनना कैसे हुआ? मिडिल क्लास के कारण हुआ। मिडिल क्लास 1815 में कंजर्वेटिव और रेवोल्यूशनरीज ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे जिसके कारण हो। और थर्ड है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? कब हुआ? 1830 से 1848 तक। 1830 से 1848 तक फ्रेंच द एज ऑफ रेवोल्यूशन बोल देते हैं उसको। फिर फोर्थ नंबर द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी का बनना कब हुआ? 1871। इससे ऐसे यानी 10 साल पहले फ्रांस इटली में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। 1861 में इटली में बना और जर्मनी में बना है 1871 में। 1871 में जर्मनी में मेकिंग हुआ था और इटली में 1861 में हुआ। और फिर विजिलिंग द नेशन का को देखना यानी कैसे हुआ। फिर है नेशनलिज्म इन इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म क्या है ये? और फिर इसमें टेंशन क्रिएट होती है जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है?
द फ्रेंच रेवोल्यूशन में के संबंधित कुछ टर्म है, यानी डेट है, इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के आगे इम्पोर्टेंट डेट्स भी लिखी होनी चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1879 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण जो वहाँ के फ्रेंच पीपल थे वो लोग डेमोक्रेसी हो गए, डेमोक्रेसी स्वतंत्र हो गए। लेकिन उनको इतना डेमोक्रेसी के बारे में इतना ना मालूम होने के कारण आफ्टर 10 साल बाद नेपोलियन यानी 1799 नेपोलियन ने एक डिक्टेटरशिप के रूप में फ्रांस में अपना काबू कर लिया था, जिस लोगों को 1869 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके 10 साल बाद नेपोलियन ने फ्रांस में अपना शासन कर लिया। फिर 1804 में जब वो शासन कर रहा था तो उसमें एक सिविल कोड जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है तो वो लाया, फिर पारित किया। फिर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, एक वार करने में तो उसके बीच में होता नेपोलियन और PRAB यानी P से प्रूसिया, R से रसिया, A से ऑस्ट्रेलिया और B से ब्रिटेन। यानी प्रूसिया को आज कहते हैं जर्मनी। प्रूसिया जो आज जर्मनी कहा जाता है उसे प्रूसिया पहले बोलते थे। तो प्रूसिया R से यानी शॉर्ट फॉर्म में से PRAB यानी प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ये 4 देश थे। और नेपोलियन बोनापार्ट अकेला था, जिसके कारण नेपोलियन हार जाता था बैटल ऑफ वाटरलू में, जिसके कारण उसमें साइन होती है ट्रीटी ऑफ वर्ना। एक जगह का नाम है जिसमें एक ट्रीटी यानी संधि का साइन होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्ना होती है। फिर गवर्नमेंट पहले फ्रांस रेवोल्यूशन में कौन सी फ्रांस रेवोल्यूशन सबसे पहले होता है लुई 16 थे। लुई 16 पहले सबसे बनते हैं। फिर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। लुई 16 को हटने के जब लोग हटा देते हैं उसके बाद रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जैकोबिन क्लब आता है। जैकोबिन क्लब के बाद डिक्टेटरशिप आ जाती है। डिक्टेटरशिप आने के बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट आता है। यानी लुई 16 के बाद आता है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद आता है जैकोबिन क्लब के बाद आता है डिक्टेटरशिप और फिर उसके बाद आता है नेपोलियन तो फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको ये फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस द नेशनलिज्म यानी 1789 यानी फ्रांस की क्रांति। यानी फ्रांस जब आज़ाद होता है तब उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ ला पेट्रियट और ला सिटीजन। दो ला पेट्रियट बनता है, ला सिटीजन। ला पेट्रियट क्या है? ला पेट्रियट यानी एक राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता की भावना
जागती है लोगों के अंदर कि हम फ्रांस के लोग हैं। अब एक राष्ट्रीयता का भावना को जगाने के लिए एक ला हुआ है जिसे ला पेट्रियट बोलते हैं, और ला सिटीजन कहते हैं। ला पेट्रियट जैसे ला सिटीजन बोल गए थे, ला पेट्रियट कहते हैं जो जैसे हमारे यहाँ भारत माता, तो वहाँ ला पेट्रियट को यानी कहते हैं फ्रांस में एक अलग से, जैसे अपना भारत माता तो वहाँ फ्रांस में बोलते हैं वहाँ के उसको जर्मन नहीं सॉरी कुछ बोलते हैं फ्रांस की माता को। तो उसे उस भावना को इकट्ठा करने के लिए ला पेट्रियट बनाया गया। अब ट्राई कलर फ्लैग है। ट्राई कलर फ्लैग फ्रांस का फ्लैग है। ये ट्राई कलर यानी कि 3 कलर का। पहला है ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड का ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया। अब तीसरा फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल असेंबली बनाई गई। पहले स्टेट अलग अलग इलेक्शन ऑफ स्टेट जनरल यानी इलेक्शन अलग अलग गवर्नर जनरल होते थे, फिर उनको हटा के नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। फिर नेशनल असेंबली फॉर्म करने के बाद फिर एक नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप यानी बना गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। यूनिफॉर्म सिस्टम यानी कि फ्रांस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजर एंड वेट करने के अलग अलग इकाइयाँ थी, इसको हटा के एक इक्वल रख दिया गया। फिर ये लास्ट वाला तो ही गया, पहले हो चुका है, लिखा है फ्रांस। फिर है फ्रांस बिकम है कॉमन लैंग्वेज। फ्रांस में एक कॉमन यानी फ्रांस में अलग अलग यानी जो छोटे छोटे राज्य हैं और ये बड़ा एक फ्रांस है, तो इसमें ये तो कहीं अलग बोलती, कहीं अलग बोली जाती, कहीं अलग, तो इनको हटा के एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच बनाई गई। फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई। और रीजन और क्या है 10th नंबर इम्पैक्ट द यूरो। अब ये फ्रांस जो कर रहा था इससे यूरोप में क्या, पूरे यूरोप में इम्पैक्ट क्या होता। रूल ऑफ नेपोलियन अपना शासन बढ़ाता ही जा रहा था। और फिर 1804 में एक सिविल कोड लाता है जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। अब वो सिविल कोड है नेपोलियन का, यहीं से मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रीयता की यहीं से नेशनलिज्म कैसे बनता है, यहीं से चालू होता है। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यहीं से यूरोप में चालू हो जाता है जब नेपोलियन या सिविल कोड आता है। तो सिविल कोड नेपोलियन क्या कहते हैं, नेपोलियन पूरे यूरोप में अपना शासन बढ़ाता ही जा रहा है। लाज यूरोपियन अपना लाज बढ़ाता ही जा रहा था। किसके कारण? उसकी एक आर्मी थी, आर्मी उसकी बहुत स्ट्रांग होने के कारण थी। पूरे यूरोप में वो अपना फैलाता जा रहा था। पहले जैसे फ्रांस में इतना है और पूरा यूरोप तो अपने आसपास इधर फिर इधर अपना यूरोप में पूरा फैलाता जा रहा था। तो अब उसने कुछ नेपोलियन अच्छा भी तो उसने कुछ काम किए। तो नेपोलियन ने पहला है नेपोलियन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मेड
एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रीजनल एंड इफेक्टिव, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड यानी एडमिनिस्ट्रेटिव को और अच्छा नेशन बनाने की कोशिश, यहाँ नेशनल है, रीजनल एंड इफ यानी और इफेक्टिव बना रही है, यानी फ्रांस को डेवलप करना चाहता था लेकिन उसने डेमोक्रेसी हटा दी, वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करना चाहता था। फिर सेकंड है एबॉलिश द प्रिविलेजेस बोस ऑन द बर्थ, यानी इसने एक बर्थ यानी जो राजा में पैदा हुआ था वो राजा नहीं बनेगा, जो नौकर हुआ था वो नौकरी नहीं रहेगी, यानी उसने ऐसे किया कि बर्थ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो इंसान क्या बनेगा, उसकी योग्यता पे डिपेंड करेगी कि क्या बनेगा। और फिर थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है फेडरल सिस्टम, वो है फेडरल सिस्टम एंड मैनुफैक्चरिंग एंड मोनारियल ड्यू टू, यानी उसने फेडरल सिस्टम को बढ़ावा दिया। और फिर चौथा है फिर ग्रिल्ड यानी ग्रुप, पहले के लोग ग्रुप में काम नहीं कर पाते, जैसे एक फैक्ट्री है इतनी बड़ी तो उसमें एक पर्सन एक ही काम करेगा जिससे वो काफ़ी, फिर लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, अगर एक काम है ये तो उसमें 10 लोग से 10 20 30 ऐसे, पहले एक लोग ही काम करते थे उस पूरे फील्ड में, तो उसको ख़त्म करके उसने ग्रुप को बढ़ावा दिया कि ग्रुप में काम हो। ग्रुप रिस्ट्रिक्शन वार रिमोट, यानी जो अकेला काम करने वाला था उसको हटा के कॉमन सिस्टम ऑफ इम्पोज, यानी ग्रुप में काम करने को बढ़ाया गया। और वेट मैनेजमेंट को बढ़ाया, वेट और मेजरमेंट को कॉमन, पूरे एक कंट्री में अलग अलग कॉमन, पहले अलग अलग, अब पूरे फ्रांस में छोटे छोटे जो देश हैं तो यहाँ पर अलग कर काफ़ी जगह की कहीं यूरो मतलब करेंसी अलग अलग थी, तो नेपोलियन ने पूरी करेंसी को हटा के एक कॉमन करेंसी को इस्टेब्लिश की। तो फ्रांस आर्मी जो थी उसे हार्बिंग ऑफ लिबर्टी बोला जाता है, हार्बिंग ऑफ लिबर्टी, फ्रांस आर्मी को हार्बिंग ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। हार्बिंग ऑफ लिबर्टी बहुत ही स्ट्रांग थी। फिर जब ये सब चीज़ें फ्रांस में लागू होती हैं तो फ्रांस में अनेक कारण लोग पूरे यूरोप वाले चाहते हैं कि फ्रांस में नेपोलियन उनके यहाँ शासन करे, लेकिन फिर बाद में फिर नेपोलियन उसको भगाने के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगेंस्ट डज नॉट हैंड एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों को लगने लगा कि अब उनके हाथों में कुछ नहीं है, ना ही उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम थी। उनमें टैक्सेस बढ़ते जाए, यानी टैक्सेस बहुत लगाता था नेपोलियन अपने फ्रांस आर्मी को बढ़ाता था, जिसके कारण खाना भी चाहिए था, पानी, खाना, रहने की जगह, जिसके कारण वह आम लोगों पे टैक्सेस ज़्यादा लगाने लगा था लोगों को, फिर जिससे बहुत दिक्कत होने लगी। लोगों को लगने लगा कि हम स्वतंत्रता है, अभी भी नहीं, पहले थे वो फिर भी स्वतंत्र थे। लोग सोचने लगे कि ये दवाई खा रहे, वो फ्रांस आर्मी से फिर वो नफरत करना। फिर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ, ये तो वो नेपोलियन के कारण क्या हुआ वो था। अब यूरोप में क्या, यूरोप में एक मॉडर्न स्टेट नो मॉडर्न स्टेट,
किंगडम, नो कलेक्टिव आइडिया, कोई कलेक्टिव आइडियाज नहीं थे, लोगों कुछ नहीं था। फिर यूरोप की सोसाइटी दो भागों डिवाइड थी। यूरोप की सोसाइटी दो भागों में डिवाइड थी। पहला था अरिस्टोक्रेसी और दूसरा था पीजेंट। अरिस्टोक्रेसी जो रिच लोग होते थे और पीजेंट लोग, पूरा जो पीजेंट होते थे अरिस्टोक्रेसी के यहाँ काम करने जाते थे। पीजेंट यानी फार्मर पीजेंट लोग अरिस्टोक्रेसी के यहाँ काम करने जाते हैं, यानी अरिस्टोक्रेसी हाई क्लास के लोग थे, रिच लोग थे, इनकी लोगों की संख्या कम थी और इन्हीं को सभी राइट मिले थे, यानी अरिस्टोक्रेसी जो चाहते वो करते। लेकिन पीजेंट लो क्लास के लोग थे, ये बहुत गरीब थे और इनमें अधिकता थी, यानी अगर अरिस्टोक्रेसी 1000 है तो पीजेंट 2000 3000, तो और इनको लेकिन कोई राइट्स नहीं थे। फिर जब लोग पढ़ने लगे तो लोग पढ़ने लिखने लगे तो एक न्यू आइडिया आने लगे, तो जैसे न्यू मिडिल क्लास फॉर्म हुई। कब हुई? 19th सेंचुरी, यानी अगर 19th सेंचुरी यानी 18 कुछ, अगर 90 यानी एक ईयर्स आगे, यानी 19th सेंचुरी में एक नया न्यू मिडिल क्लास के लोग फॉर्म हुए, जिनको एजुकेटेड थे, पॉपुलेशन थे, जो पॉपुलर थे, यानी पीपल जो एजुकेशन थे, इंडस्ट्रियल थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या? लिबरल नेशनलिज्म एक कहाँ से ओरिजिन हुआ है? एक लैटिन रूट लिबर से, जिसका होता है मीनिंग फ्री कैसे? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, यानी सभी को एक इक्वलिटी, यानी सबको बराबरी का अधिकार हो। फिर दूसरा, यानी ये लोग लिबरल नेशनलिज्म क्या है? एक लिबरल नेशनलिज्म एक है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फ्री, तो फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी का फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट लोगों द्वारा बनाई जाए, कंस्टिट्यूशन एंड ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट लोगों द्वारा जो चाहे वो। तो इसलिए जो लिबरल नेशनलिज्म दो पार्टों में डिवाइड है। पहला पॉलिटिकल लिबरल्स एंड इकोनॉमिक, यहाँ लिबरल्स हो गए पॉलिटिकल लिबरल्स और इकोनॉमिक लिबरल्स। पॉलिटिकल लिबरल्स क्या है? लिबरल नेशनलिज्म दो पार्टों में डिवाइड है, पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म और इकोनॉमिक्स लिबरलिज्म। इसमें ये गड़बड़ हो गया है, दो पार्टों में डिवाइड है बस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। फिर होता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में ऐसे क्या होता है? जो न्यू कंजर्वेटिज्म फॉर्म होता है, तो लोगों को मार्केट में स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को फ्रीडम नहीं था कि मार्केट में वो आराम से घूम सके, स्टेट में कहीं भी घूमने की अनुमति नहीं थी। तो ये लोग चाहते थे कि हमें स्टेट में और मार्केट में आराम से घूमने की स्वतंत्रता जाए। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है। बैटल ऑफ वाटरलू में किसके कारण? बैटल ऑफ वाटरलू एक वार है जो होता है नेपोलियन ऑफ PRAB यानी PRB जो पहले पढ़े हैं, तो यानी प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, जिसकी ये 4 देश होने के कारण नेपोलियन हार जाता है, जिससे ट्रीटी ऑफ वार्टा की एक साइन होता है जिसमें काफ़ी नेपोलियन को हारना पड़ता है। तो
न्यू कंजर्वेटिज्म क्या होता है? न्यू कंजर्वेटिज्म होता है ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं, जो स्टेट और सोसाइटी में होते हैं। जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल, मॉडर्न प्रिंसिपल कैन बी एक्सपेयर, यानी जो मॉडर्न स्टेट बनाए गए थे, यानी यूरोप में जैसे फ्रांस में जैसे एग्जांपल है मॉडर्न आर्मी, यानी मॉडर्न जो आर्मी नेपोलियन लाई तो उससे फ्रांस को फ़ायदा था। तो जिसके लोग चाहते थे कि मॉडर्न आर्मी राइट जो बेकार है वो चला जाए, यानी डिक्टेटरशिप चला जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन मॉडर्न आर्मी फ्रांस में रहे। जो मतलब जो मॉडर्न स्टेट थे, मॉडर्न प्रिंसिपल थे वो रहे, और बाकी सब जो बेकार थे वो चले। तो 1815 में नेपोलियन जो होता है हार जाता है, जिससे पूरा पावर यूरोप पे आ जाता है। यूरोप वाले पूरा पावर ले लेते हैं, जिससे मीटिंग ऑफ वर्ना होती है। वर्ना में एक मीटिंग होती है जिसे वर्ना कांग्रेस बोला जाता है। वर्ना कांग्रेस यानी ट्रीटी ऑफ वर्ना को वर्ना कांग्रेस बोला जाता है, जिसको हॉस्टेल कर रहे थे कौन? ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे एक, जो जिन्हें ड्यूक मैटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ड्यूक मैटेरियल, METTERNICH, ड्यूक मैटेरियल। एक ये बहुत बोला करते थे, इन्हें कई सारे अपने काफ़ी चीज़ें दूसरे फ्रांस के क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी के बारे में बोला है। तो ये काफ़ी बोलने वाले व्यक्ति हैं। इनका ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, ड्यूक यानी राजकुमार थे। ये एक यूरोप के फ्रांस के ड्यूक मैटेरियल। तो ट्रीटी ऑफ वर्ना क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्ना में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ वर्ना में बैकबोन एक बिस्किट है, बैकबोन एक कंपनी है, लेकिन बर्बन एक डोमेस्टिक जो थी रिस्टोर, यानी बर्बन डायनेस्टी यानी राजशाही व्यवस्था दोबारा लाई, जिसमें लुई फिलिप्स बनता है बर्बन डायनेस्टी का कब किंग बनता है। ही वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इन इंडिया आफ्टर जुलाई में एक रेवोल्यूशन होता है, जिसे जुलाई 1813 में एक रेवोल्यूशन होता है, जिसके कारण लुई फिलिप्स कहते बर्बन डायनेस्टी का ट्रीटी ऑफ वर्ना के बाद बर्बन डायनेस्टी में फॉर्म होता है, रिस्टोर होता है, जिससे लुई फिलिप्स वहाँ का किंग बनता है। सेकेंड वाला क्या है? फ्रांस लॉस्ट इट्स ट्रीटीज एंड एक्सेस अंडर नेपोलियन, यानी जो अंडर नेपोलियन के अंडर जो, यानी नेपोलियन ने अपना इम्पैक्ट पूरी यूरोप में बढ़ाया था। यानी अगर फ्रांस यहाँ है तो ये जो आसपास की कंट्री थी तो नेपोलियन ने जीत ली थी, तो वो फ्रांस यूरोप में वापस ले ली। तो फिर स्टाफ यानी जिससे कि अगर भविष्य में फ्रांस में फिर दोबारा कोई अगर राजा बनता है तो वो अपने बढ़ाना कहते हैं उनको हथियार ना सके, तो इसलिए जो स्ट्रेटेजिक यानी कारण, जैसे फ्रांस यहाँ है तो यहाँ की वो जो स्टेट है यहाँ की स्टेट है, तो जो प्रूसिया यानी आज का जर्मनी है वो उसने वेस्ट यानी फ्रांस के जो वेस्ट वाले कंट्रीज थे उनको प्रूसिया जर्मनी ने ले लिया, ईस्ट वाली कंट्री को ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया, रशिया ने ईस्ट वाली, यानी जिसको जहाँ फ़ायदा मिला उसने वाली सिटी को अपने स्टेट को ले लिया। फिर है एक ऑटोक्रेटिक बनाया गया, फिर इम्पोज कंकोसिप लॉ बनाए गए, फिर है
दी रेवोल्यूशनरीज कैसे बनते हैं? ड्यूरिंग 1815 में क्या होता है? ईयर इज प्रिपेयरिंग जो लोग थे रेवोल्यूशनरी थे उन्हें सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे, जो पहले था एक, फिर जिससे सीक्रेट सोसाइटी कौन बना रहा है? रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज क्या होता है? कम्युनिटी टू अपोज मोनार्ची इज आफ्टर वर्ना कांग्रेस, यानी वर्ना कांग्रेस के बाद जो मोनार्ची को ख़त्म करने के लिए जो लोग आए थे उन्हें रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य था फ्रीडम, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करते थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नेम है गुजीपी मजीनी। गुजीपी मजीनी का जन्म कहाँ था? गिनोवा स्टेट है, एक जगह का नाम है। कहाँ है? इटली में। कब होता है? 1807 में होता है। गुजीपी मजीनी का जन्म 1807 में इटली के एक जगह में होता है जिसे गिनेवा बोला जाता है, गिनेवा होता है। फिर जब इन्हें ये रेवोल्यूशनरी बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा क्रांति थे, तो इन्हें 1831 में देश निकाला की सजा हो गई। देश निकाला तो ये देश से 1831 में देश से निकल गए, लेकिन इन्होंने विदेश में बाहर रहने के बाद भी अपने देश से, लेकिन इन्होंने फ्रांस को नेतृत्व करते रहे। फिर रेवोल्यूशनरीज लीगल्स फिर क्या है? फार्म्ड सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे लोग इनके अंदर, इनके सीक्रेट सोसाइटी बना। यंग इटली इन कहाँ बनाई है? मर्जिलिस में। कब? 1831 जब इन्हें देश निकाला होता है। फिर यंग यूरोप बनाई, कहाँ पर बनाई है? बिरेनी एक जगह है यूरोप में, मोमन। तो ये बिलीव्ड, ये विश्वास करते थे गॉड इज इलेक्टेड नेशन टू बी नेशनल यूनिट ऑफ मैनकिंड, यानी जो एक सबसे पहले एक आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरियो जो विश्वास करते थे, यानी हमें यानी भगवान भी चाहते हैं कि हम साथ रहें। फ्रेडरिक सोरियो ने के जैसे ही थे, इनका भी सोचना था गुजीपी मजीनी का। तो ये फिर इनके बारे में एक व्यक्ति बोलता है जिसका नाम है ड्यूक मैटरनी बहुत तो एक कहा था, इट इज़ मोर डेंजरस इनमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये बहुत ही खतरनाक है सोशल ऑर्डर के लिए, यानी सोशल ऑर्डर के लिए यह बहुत ही खतरनाक इंसान है। गुजीपी मजीनी को कहा था, किसने? ड्यूक मैटरनिक ने। फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन है 1813 to 1848, 1830 से 1848 को एज ऑफ रेवोल्यूशन टाइम टेबल है एक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फिर नेपोलियन टॉक आउट करता है, यानी एक कोड लाता है 1804 में, सिविल कोड या नेपोलियन कोड लाता है नेपोलियन ने। फिर 1815 में वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है। फिर 1830 पे कंजर्वेटिज्म बनती है, कंजर्वेटिज्म। और फिर 1830 से 1848 तक रेवोल्यूशनरीज फॉर्म होते हैं। फिर लिव्ड बाय
लिबरल नेशनलिज्म बिलोंग टू इंक्वायर मिड क्लास में प्रोफेशनल टीचर चिक्स। तो जैसे फर्स्ट अपॉइंट्स इन फ्रांस में पहला तो इन 1830 जुलाई 1830 पे क्या होता है, जुलाई 1830 पे बॉर्बन डायनेस्टी होता है, जिसके कारण लुई फिलिप्स किंग बनता है यूरोप में। बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर की जाती ट्रीटी ऑफ वर्साई से। तो जुलाई 1830 पे लुई फिलिप्स जो होते हैं वो बर्मन डायनेस्टी के किंग बन जाते हैं। देन बेलबन ये इंसिड लुइस फिलिप्स वाज कंसीडर्ड मोनार्ची। वो फिर क्या उनके बाद क्या होता है, उन्होंने किंगडम बनाया। फिर ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस लाए, ग्रीक ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। फिर स्टोरी ऑफ गेनेवा होता है। फिर एक पोएट है लेड ब्रियन एक पोएट है, तो वो है। फिर है ट्रीटी ऑफ कंकेट, एक ट्रीटी होती है 1832 पे। तो फिर ड्यूक मैटेरियल बोलते हैं। व्हेन फ्रांस नाइट द रेस्ट ऑफ द यूरोप चेक कॉल्ड, यानी ड्यूक मैटेरियल बोलते हैं कि अगर फ्रांस में छींक उत्पन्न हो, अगर कोई छींकता है तो पूरे यूरोप में उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरे यूरोप में बुखार आ जाता है। यानी फ्रांस छींकते, फ्रांस नाइट द रेस्ट ऑफ यूरोप को कैचेस कोल्ड, यानी पूरे यूरोप में फैल जाता है। यानी जैसे फ्रांस में नेपोलियन आया था तब पूरे यूरोप में लोग चाहने लगे थे। तब फिर रेवोल्यूशन आता है, जिससे पूरे विश्व के लोग, पूरे यूरोप में उसकी एक लहर दौड़ पड़ती है नेशनलिज्म की। तो ये रोमांटिक एंड इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी दी रोमांटिक नेशनलिज्म एंड the romantic imagination and national feeling क्या, तो रोल ऑफ कल्चर आर्ट, यानी लोगों में यानी राष्ट्रीयता की भावना किन कारणों से लोगों कारण रेवोल्यूशनरी लोगों पर राष्ट्रीय की भावना आर्ट के द्वारा, कल्चर के द्वारा, पोएट्री के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा हेल्प से पूरी नेशन में फीलिंग बढ़ा रहे थे। जोहान गोलाफ्टाइड दास वॉल्क के साथ, और पोलैंड में करोल कुरपीस में ओपेरा म्यूजिक चलता है। फिर रोल ऑफ लैंग्वेज के किसी भी देश में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पोलैंड में तो लैंग्वेज अलग अलग होने के कारण नेशनल, तो लैंग्वेज को एक कर दिया गया पूरे देश में। फिर हंगर हैंडशिप एंड पॉपुलेशन रिवॉल्यूट, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बहुत पॉपुलेशन बढ़ी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी।
पॉपुलेशन बढ़ी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे। फूड प्राइसेस बढ़ने के कारण तो लोगों को सही से भोजन नहीं मिलने लगा, तो विद प्रेसियम, तो इसके कारण एक रेवोल्यूशन होता है। लुई फिलिप्स के अगेंस्ट वाज फ्री टू फ्री यानी नेशनल असेंबली पीस एंड रिपब्लिक, यानी नेशनल असेंबली फॉर्म की जाए। तो 1845 में रिवॉल्ट ऑफ वीवर in 1848 द रेवोल्यूशन एंड द रिबल्स, क्या होता है सिटीजन बिफोर रेवोल्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिबल्स, मिडिल क्लास फॉर्म होती है। एक मिडिल क्लास 19th सेंचुरी में फॉर्म हो जाती है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम है। तो पहले ये है डिमांड ऑफ सिटीजन ऑफ नेशन, यानी डिमांड, लोग नेशन की डिमांड करने लगे। स्टेट ऑफ पार्लियामेंट में हो फॉर्म हो, स्टेट ऑफ पार्लियामेंट प्रिंसेस बाय। फिर मिडिल क्लास फॉर्मेशन, ब्रूनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिस्ट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम है क्या है ये एट परफेक्ट जो है एंड सेट या SHST पाउल पाउल सॉरी और करच। फिर नेम इनको फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली में मेकिंग कब होता है 1871 में जर्मनी होता है और 1861 में इटली। तो नेशनलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वर ऑफ 10 मोर बाय कंट्रीज। ये है थोड़ी। फिर दो पार्टों में, पहले इटली है, फिर पहले जर्मनी को पढ़े। तो मूवमेंट अंडर द ऑटो वेन बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क ऑटो में बिस्मार्क में मूवमेंट हुआ। 3 वार यानी लोग बिस्मार्क के साथ मूवमेंट करने लगे, जिसमें 7 सालों में 3 वार हुए। ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ बिस्मार्क ने जर्मनी के नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें 7 सालों में 3 बार लड़े, ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और तीनों साथ वो जीत गए थे। तो इन जनवरी 1870 विलियम वन, यानी विलियम कैसर वन, जो वहाँ के राजा थे, वाज प्रोसाइड जर्मन एम्पायर, जर्मनी एम्परर बन गए। प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, फिर इटली में स्ट्रक्चर, ये इटली है, इटली पहले कई, यानी यहाँ अलग रास्ता, यहाँ अलग राजा, फिर सबको एक इटली में, पूरा एक इटली बना दिया गया। तो रूल इन एम्पायर,
वेक्टर इमेज। सेकंड, चीफ मिनिस्टर का रोल और गुजीपी मदीनी के जैसे एक गुड जीपी गरीब बर्ड या रेवोल्यूशनरीज हैं। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है? द आर्थिक ग्रुप इन ब्रिटेन लेस, यानी ब्रिटेन में अलग अलग, यानी इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ये बहुत सारी ग्रुपों में तो ब्रिटिश बटा हुआ था, जिसमें कि इंग्लिश जो है ग्रोथ करने लगी। तो इंग्लिश पार्लियामेंट इन 1618 में नेशन स्टेट पार्लियामेंट एक्ट और यूनियन हुआ, जिसके बाद 1707 में तो बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बीच में होता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किसके बीच में बना था? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1801 में तो हो जाता फॉर्मिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन। फिर ब्रिटिश नेशन ब्रिटिश फ्लैग बनता है, एक ब्रिटिश फ्लैग, एक नया यूनियन जैक नेशन एंथम एक होता है, गुड सेव आवर नोबल किंग, यानी एक नेशनल एंथम बनाएंगे। फिर विजुलाइज द नेशन यानी नेशन, तो फॉर सॉनी ऑफ द नेशन विद द हेल्प ऑफ द एल्जरी यानी राष्ट्रीयता, यानी यहाँ जैसे आपने यहाँ भारत में होता तो वहाँ एल्जरी यानी राष्ट्रीय को संबोधित करने के लिए कोई एक टर्म, यानी अब जैसे फ्रांस में होती है, फ्रांस में मरियानी है, और जर्मनी में जर्मानिया। ये फ्रांस की माता का है, और ये वहाँ के ये जर्मनी की माता, ये जर्मनिया है, और ये फ्रांस की माता है।